हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत, वंदन, अभिनंदन स्टडी विद डियर खान सर के चैनल पर। तो बच्चों, बात करते हैं लेसन नंबर 4 पर, भुगतान संतुलन पर। ठीक है ना। तो आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? उम्मीद है बेहतरीन चल रही होगी। मज़े से आप सेट पेपर लगा रहे होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे होंगे और अपनी तैयारी का आकलन लगातार रेगुलर डेज पर कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। एक देश द्वारा अन्य सभी साथ किया गया यह व्यवहार अन्य सभी देशों के साथ किया गया अन्य सभी देशों के साथ किया गया यह व्यवहार देशों के रूप में दर्शाया जाता है। देशों के रूप में दर्शाया जाता है अदृश्य व्यापार के रूप में, या भुगतान संतुलन के रूप में, या फिर विदेशी निवेश के रूप में, या दृश्य व्यापार के रूप में। तो इसको ही बोलते हैं बेटा, जो हमारा लेसन है, भुगतान संतुलन। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कंपनियों, व्यक्तियों और सरकार द्वारा किए गए लेन देन का विवरण किस रूप में निहित किया जाता है? भुगतान संतुलन के रूप में, व्यवस्थित अभिलेख के रूप में, आर्थिक लेन देन के रूप में, या व्यापार संतुलन के रूप में? तो भुगतान संतुलन के रूप में निहित किया जाता है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन में शामिल किया जाता है अदृश्य मदों को, एक पक्षीय हस्तांतरण को, पूंजीगत लेन देन को, या उपरोक्त सभी को? उपरोक्त सभी को, उपरोक्त सभी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भुगतान संतुलन को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 1, 2, 3, 4, 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भुगतान संतुलन में चालू खाते की प्रतिविष्टियों में जाता है। चालू खाते की जो प्रविष्टियाँ होती है उसमें क्या किया जाता है? दृश्य व्यापार किया जाता है, अदृश्य व्यापार को शामिल किया जाता है, या आ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल आ और बा दोनों, दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार के व्यापार को शामिल किया जाता है भुगतान संतुलन में, है ना, चालू खाते में। ओके, नेक्स्ट, किसी देश में शामिल है भुगतान संतुलन में, मतलब किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। क्या लिखोगे? किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। लिखने में थोड़ा इधर उधर हुआ है ये। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। क्या शामिल है? बचत और निवेश खाता, व्यापार संतुलन, पूंजी प्राप्तियां और भुगतान, बा और सा दोनों। बिल्कुल, बा और सा दोनों। अगला देखते हैं, विदेशी निवेश किस खाता के अंतर्गत आता है? पूंजीगत खाता, चालू खाता, बचत खाता, या इनमें से कोई नहीं? पूंजी खाता, पूंजीगत खाता के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? पूंजीगत खाता के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला लीजिए, व्यवस्था जिसमें आपूर्ति और मांग के आधार पर मुद्राओं के लिए विनिमय दर निर्धारित होती है। स्थिर विनिमय दर, लचीली विनिमय दर, सतत या सरकार द्वारा विनियमित लचीली विनिमय दर कहते हैं बेटा इसको। क्या बोलते हैं? लचीली विनिमय दर। निम्नलिखित में से कौन निर्यात की औसत कीमत की तुलना आयात की औसत कीमत में करता है? ठीक है ना। भुगतान संतुलन, या फिर व्यापार संतुलन, या विनिमय दर, या फिर व्यापार की शर्तें? व्यापार की शर्तें। क्या उत्तर आएगा हमारा? व्यापार की शर्तें। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, यदि टोयोटा कंपनी जो है हमारी, टोयोटा कंपनी भारत में कारखाना स्थापित करती तो यह भुगतान संतुलन के किस घटक में दर्ज किया जाएगा? पूंजी खाता में, अदृश्य शेष में, या दृश्य शेष में, या आधिकारिक वित्तीयन में? पूंजी खाता में। किस में शामिल किया जाएगा? ये पूंजी खाता में शामिल किया जाएगा। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, वस्तुओं के निर्यात को कहा जाता है में व्यापार? अदृश्य वस्तुओं, वास्तविक वस्तुओं, दृश्य वस्तुओं, या मूल वस्तुओं? तो 11 का हमारा जाएगा क्या? सा, दृश्य वस्तुओं। वस्तुओं के निर्यात को कहा जाता है दृश्य वस्तुओं में व्यापार। दृश्य वस्तुओं में व्यापार। दृश्य निर्यातों में शामिल है, दृश्य निर्यातों में परिवहन लागत, प्रेषित धन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, या कंप्यूटर हार्डवेयर? कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, ओके। दृश्य निर्यातों में शामिल है कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, जो दिखाई देता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत को ऋण दिया जाता है तो यह भारत में सुधार करेगा चालू खाते में, पूंजी खाते में, कुल भुगतान संतुलन में, या बा और सा दोनों में? तो बा और सा दोनों में करेगा
सुधार, ठीक है ना। दृश्य निर्यातों में शामिल है प्रेषित धन, मशीनरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या परिवहन लागत। मशीनरी कौन शामिल है? मशीनरी। दृश्य निर्यातों में शामिल है मशीनरी। निम्नलिखित में से कौन से मद भुगतान संतुलन के जमा पक्ष में प्रविष्ट होते हैं? कौन से मद भुगतान संतुलन के जमा पक्ष में प्रविष्ट होते हैं? विदेश से निवेश, वस्तुओं का आयात, विदेशी ऋण का पुनर्भुगतान या विदेशियों को दिए गए उपहार। विदेश से निवेश ये शामिल है भैया, प्रविष्ट होते हैं, ठीक है ना। विदेश से निवेश। विदेशी मुद्रा का बहिर्प्रवाह दर्ज किया जाता है, वह पक्ष है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, दोनों में से एक पक्ष, दोनों में से कोई भी पक्ष नहीं। बिल्कुल भैया डेबिट कार्ड आता है इसका आंसर हमारा, क्या? डेबिट कार्ड। विदेशी मुद्रा का बहिर्प्रवाह दर्ज किया जाता है, वह पक्ष है डेबिट कार्ड। कौन सा? डेबिट कार्ड। अगला, लेन देन समव्यवहार को जो घाटे या आधिक्य को पूरा करने के लिए किए जाते हैं वह कहलाते हैं समायोजित व्यवहार कहलाता है भैया, समायोजित समव्यवहार, ठीक है। भुगतान संतुलन में घाटे को सुधारने के लिए किस तरह की मौद्रिक नीति प्रयुक्त की जानी चाहिए? संकुचन कार मौद्रिक नीति, हाँ यही ठीक है, संकुचन आकार की मौद्रिक नीति का ही इस्तेमाल किया जाता है इस समय, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित कार्यवाहियों पर विचार करें जो सरकार कर सकती है। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन करना, बिल्कुल कर सकती है ये भी, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन करना। निर्यात सब्सिडी में कमी करना, निम्न कार्यवाहियों पर विचार करें जो सरकार कर सकती है, तो निर्यात में नहीं कर सकती। उपयुक्त नीतियों को अपनाना जो अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेश संस्थागत निवेशकों से अधिक धन को आकर्षित करे। या फिर उपयुक्त में से कौन सी कार्यवाही चालू खाते पर घाटे को कम करने में सहायक होगी, ठीक है ना। तो ठीक है, आ और बा दोनों, मतलब इधर वाला घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन और निर्यात सब्सिडी में कमी करना, है ना। ओके, हाँ ये दोनों हो सकता है, संभावना है सरकार द्वारा कर सकती है सरकार इसमें। तो हम जाएंगे किस पे? आ और बा दोनों पे, ठीक है, आ और बा दोनों। अगला देखते हैं, भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन चालू खाते का गठन करता है? ठीक है, तो भैया व्यापार संतुलन, विदेशी परिसंपत्तियां, अदृश्य शेष, विषय सहारण, अधिकार। तो अदृश्य शेष, अदृश्य शेष। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो केवल आ ही गया है, अच्छा ये व्यापार संतुलन विदेशी, ठीक है। देखिए ये 20वां एक बार और देखिए, भुगतान संतुलन संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन चालू खाते का गठन करता है? व्यापार संतुलन, विदेशी परिसंपत्तियां, अदृश्य शेष। तो इसके ऑब्जेक्टिव इधर दे रखे हैं, है ना, केवल आ, बा व सा दोनों या आ व सा दोनों। तो यहाँ सी पे जाएंगे हम, आ और सा दोनों, ठीक है ना। ये वाला आंसर है हमारा ये, ठीक है, करेक्शन कर लेना उसमें। अगला देखिएगा, ये हो ही गया हमारा 21वां। 21 का आई है संकुचनकारी राजकोषीय नीति, ठीक है, बिल्कुल राइट। 22 का देखिए, भुगतान संतुलन में घाटे को सुधारने के लिए सरकारी नीति को किसके साथ समायोजित किया जाना चाहिए? संकुचनकारी मौद्रिक नीति, प्रचारणकारी मौद्रिक नीति, या संकुचनकारी राजकोषीय नीति, या प्रसारणकारी राजकोषीय नीति, है ना। तो इसमें भी क्या दे रखा है अपने को? ए और डी, बा और सा, आ और सा, या फिर आ बा सा दा सभी, मतलब 22 में, है ना। तो 22 में आ और सा पे जाएंगे बेटा, हम कहाँ जाएंगे? आ और सा पे जाएंगे, ठीक है। देखिए आ और सा का मतलब संकुचनकारी मौद्रिक नीति और संकुचनकारी राजकोषीय नीति के साथ संयोजित किया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए 23वां, एक अर्थव्यवस्था का व्यापार वित्त वर्ष के लिए दर्ज करता है। एक अर्थव्यवस्था का व्यापार वित्त वर्ष के लिए दर्ज करता है, क्या दर्ज करता है भैया? तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, सरकार के आय और व्यय का विवरण, वस्तुओं का आयात और निर्यात, सरकार के कोष का अंतर प्रवाह और बाह्य प्रवाह, वस्तुओं तथा सेवाओं का आयात और निर्यात। तो वस्तुओं का आयात और निर्यात, ठीक है। ओके, निम्न में से कौन सा भुगतान शेष के चालू खाते में शामिल नहीं होगा? चालू खाते में शामिल नहीं होगा। भारत में मशीन का आयात, किया मोटर्स द्वारा भारत में निवेश, है ना, किया मोटर्स द्वारा भारत में
निवेश, KIA किया मोटर्स द्वारा भारत में निवेश। KPO सेवाओं से विदेशी विनिमय का अंतर्प्रवाह या भारतीयों द्वारा विदेशों को अंतरण। ठीक है। 24 में जाएंगे हम, बापे किया मोटर्स द्वारा भारत में निवेश। ठीक। एक शिक्षक कक्षा में अपने शिक्षार्थियों में व्याख्या करता है कि केंद्रीय बैंक की विदेशी विनिमय दर के निर्धारण में कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि इसका निर्धारण विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की पूर्ति तथा विदेशी मुद्रा की मांग के द्वारा किया जाता है। यह कथन शिक्षक द्वारा दिया गया, इसमें बताई गई विदेशी विनिमय दर को पहचानिए। ठीक है। स्थिर विनिमय दर है ये, तरणशील विनिमय दर है या प्रतिबंधित तरणशील विनिमय दर है या प्रतिबंधित स्थिर विनिमय दर है। ठीक है। तो देखो भाई, इसको बोलते हैं प्रतिबंधित तरणशील विनिमय दर। सा आंसर आएगा हमारा, है ना। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। भुगतान शेष के पूंजीगत खाते में मूल रूप से वह वर्ग की मदें शामिल की जाती है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशों से अनुदान, ऋण तथा उधार, विदेशों को पूंजीगत वस्तुएं बेचना। निम्न में से सही विकल्प चुनिए इनमें से। ठीक है। तो देखिए भाई, क्वेश्चन है हमारा 26वां, है ना। आ व ब दोनों, सा व दा, आ व सा या दा या आ। बिल्कुल 26 का पहला ही आंसर है हमारा आ और बा दोनों। ठीक है, आ और बा दोनों। तो आ और बा देख लीजिए एक बार और। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशों से अनुदान। यदि भुगतान संतुलन को संतुलित करने के लिए ऋण भी नहीं मिल पाता है तो उसे क्या कहते हैं भैया? व्यापार संतुलन, संप्रभु ऋण संकट, व्यापार शेष या फिर भुगतान संतुलन का संकट। उसको बोलेंगे हम संप्रभु ऋण संकट। क्या बोलेंगे? संप्रभु ऋण संकट है भैया। ठीक है। अगला देखते हैं, सेवा व्यापार को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। निवेश से प्राप्त आय शामिल की जाती है। निवेश से प्राप्त आय शामिल सेवाओं के कारक व्यापार में, सेवाओं के कारक व्यापार में ही करते हैं इसको, सेवाओं के कारक व्यापार में। ठीक है। अगला देखिएगा, सेवाओं में गैर कारक व्यापार के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं बैंकिंग सेवा, निवेश से प्राप्त आय, ऋण, विदेशी निवेश। बैंकिंग सेवा। भुगतान संतुलन के घाटे में सुधार हेतु क्या किया जा सकता है? आयात नियंत्रण किया जा सकता है, निर्यात प्रोत्साहन किया जा सकता है, विदेशी मुद्रा नियंत्रण या अवमूल्यन किया जा सकता है। तो आयात नियंत्रण किया जा सकता है भैया, आयात पर नियंत्रण कर दीजिए। ठीक है। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अच्छा, उसका ही है। भुगतान संतुलन के घाटे में सुधार हेतु क्या किया जा सकता है? आयात नियंत्रण, निर्यात प्रोत्साहन भी, अच्छा ये भी उसी का रूप है एक तरह देखा जाए तो। विदेशी मुद्रा नियंत्रण या अवमूल्यन। ओके, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, आ, ब, सा और दा, है ना। मतलब अवमूल्यन भी किया जा सकता है, सीधी बात है। इसका मतलब ये है विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण भी कर सकता है सरकार चाहे तो। ठीक है। तो आई आंसर आएगा हमारा, क्या आएगा? चारों सही है, मतलब ये वाला। ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, भुगतान संतुलन में पूंजी खाते की मदें हैं। भुगतान संतुलन में पूंजी खाते की मदें हैं प्रवाहचर, स्टॉकचर, स्टॉक परिणाम बदलाव, दोनों स्टॉक और प्रवाहचर। ठीक है ना। तो प्रवाहचर क्या आएगा आंसर? प्रवाहचर। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान शेष का घटक नहीं है? चालू खाता, पूंजी खाता, सामाजिक खाता, आधिकारिक निपटान खाता। तो सामाजिक खाता। कौन सा खाता? सामाजिक खाता। माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है? व्यापार संतुलन। विदेशी व्यापार भुगतान संबंधित है आयात के गुणों से, निर्यात के गुणों से, विदेशी व्यापार गुणक या भुगतान संतुलन से? भुगतान संतुलन से। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के विदेशी व्यापार की समस्याओं में से एक है आयात का रुपयों में भुगतान, निर्यात की मात्रा में होने वाली वृद्धि, व्यापार की प्रतिकूल शर्तें या उपरोक्त में से कोई नहीं। सा, व्यापार की प्रतिकूल शर्तें। निम्नलिखित में से कौन भारत में खाते का घटक नहीं है? निर्यात, आयात, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या हस्तांतरण? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। भुगतान खाते की शेष राशि में स्थानांतरण भुगतान शामिल है, जिसमें से एक निम्नलिखित है? सेवा खाता, चालू खाता, पूंजी खाता, आधिकारिक रिजर्व खाता। पूंजी खाता। पूंजी खाता। ठीक है।
देखिए अगला, एक अर्थव्यवस्था के भुगतान के संतुलन के होते हैं, क्या होते हैं भैया? चालू खाता, भूल चूक लेन देनी, पूंजी खाता या उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ओके। माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहते हैं? निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहते हैं? चालू खाता घाटा, चालू खाता शेष, चालू खाता या व्यापार का संतुलन? व्यापार का संतुलन कहते हैं सर। ठीक है ना। भुगतान संतुलन में असमानता का कारण है प्राकृतिक चरण व आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, उपरोक्त सभी। प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी। व्यापार क्षेत्र में कौन सी मदें शामिल होती है? अदृश्य मदें, पूंजी यंत्रण, दृश्य मदें या उपरोक्त सभी? व्यापार क्षेत्र में कौन सी मदें शामिल होती है भैया? इसका सा, दृश्य मदें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? एक पक्षीय यंत्रण, निजी सौदे, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग, विनियोग और बा और सा दोनों। तो बा और सा दोनों। ठीक है, अगला देखिएगा, पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में से, पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? सरकारी सौदे, निजी सौदे, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी। भुगतान शेष का घटक है, भुगतान शेष का घटक है चालू खाता, पूंजी खाता, आ और बा दोनों, आ और बा दोनों है भैया, चालू भी और पूंजी भी। चालू खाते की निम्नलिखित में से मदें हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मदें हैं? मतलब दृश्य पदों का आयात 46 में कौन सी मद है? दृश्य पदों का आयात, दृश्य पद है यहाँ पे, दृश्य पदों का आयात, पर्यटकों का खर्च, दृश्य मदों का निर्यात या उपरोक्त सभी? 46 का दाई लगाएंगे, उपरोक्त सभी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, भुगतान संतुलन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? निश्चित समय अवधि, निश्चित का मतलब निश्चित, ठीक है ना, निश्चित समय अवधि दिखना है, निश्चित है, ये निश्चित क्या है? ये निश्चित है भैया, यहाँ पे क्या है? निश्चित। निश्चित समय अवधि, व्यापकता, क्रमबद्ध लेखा रिकॉर्ड या उपरोक्त सभी? बिल्कुल उपरोक्त सभी। ठीक है ना, उपरोक्त सभी। अगला देखिए, पूंजी खाते का लेन देन किस रूप में होता है? प्रवाह के रूप में, स्टॉक के रूप में, या फिर आ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो भैया 48 के आ पे जाएंगे, प्रवाह के रूप में। पूंजी खाते का लेन देन किस रूप में होता है? प्रवाह के रूप में होता है। लेन देन तो प्रवाही होता है ना एक तरह का। ठीक है, किसी देश का अन्य देशों के साथ के वार्षिक मौद्रिक आदान प्रदान लेखा जोखा को कहा जाता है व्यापार संतुलन। सीधी सी बात है, मौद्रिक प्राप्ति संतुलन और भुगतान संतुलन का संबंध लगभग थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। ठीक है, चलो, और डी आंसर कौन सा है हमारा? बैलेंस शीट और पहला व्यापार संतुलन। हम जाएंगे पहले ही पे व्यापार संतुलन पे। ठीक है, यही हमारा आंसर है। आदान प्रदान लेखा जोखा कहा जाता है तो व्यापार संतुलन कहते हैं उसको। ठीक है, ओके। 50 देशों के समूह के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? ट्रेडिंग ब्लॉक, ट्रेड वेंचर्स, ट्रेड पार्टनर्स, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड वेंचर्स कहते हैं इसको, ट्रेड वेंचर्स। क्या कहते हैं? ट्रेड वेंचर्स। अगला देखते हैं, भारत का भुगतान संतुलन ठीक किया जा सकता है घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन द्वारा, निर्यात को बढ़ाकर, आयात प्रतिस्थापन द्वारा, या उपरोक्त सभी के द्वारा? उपरोक्त सभी के द्वारा। भुगतान संतुलन लेखांकन के किस मानक का उपयोग करता है? दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का ही उपयोग करता है भी है। किसका करता है? दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन का घटक नहीं है? चालू खाता, पूंजी खाता, वास्तविक खाता, इनमें से कोई नहीं। वास्तविक खाता। सेवाओं से आयात और निर्यात को कहा जाता है अदृश्य व्यापार, दृश्य व्यापार, नाम मात्र का व्यापार, इनमें से कोई नहीं। अदृश्य व्यापार। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, शेष विश्व से उधार भुगतान खाते के किस तरफ दर्ज किया जाता है? चालू खाते का क्रेडिट पक्ष, चालू खाते का डेबिट पक्ष, पूंजी खाते का क्रेडिट पक्ष, या पूंजी खाते का डेबिट? तो पूंजी खाते का क्रेडिट पक्ष आंसर आएगा हमारा, पूंजी खाते का क्रेडिट पक्ष।
आय, उत्पादन और रोजगार पर किस खाते का सीधा प्रभाव पड़ता है? चालू खाते का। और किसका पड़ता है? ठीक है ना, कौन सा आंसर है हमारा? चालू खाता। ठीक है। अगला देखिए, भारतीय निवासियों द्वारा विदेशी कंपनियों के शेयरों के निवेश भुगतान खाते के किस तरफ दर्ज किया जाएगा? है ना, चालू खाते का क्रेडिट पक्ष के, और चालू खाते का डेबिट पक्ष की, और पूंजी खाते का पूंजी खाते का डेबिट पक्ष। पूंजी खाते का डेबिट पक्ष। ठीक है। पूंजी खाते में घाटा तब उत्पन्न होता है जब क्रेडिट पक्ष डेबिट पक्ष से अधिक होता है, डेबिट पक्ष क्रेडिट पक्ष से अधिक होता है, डेबिट पक्ष क्रेडिट पक्ष के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो डेबिट पक्ष क्रेडिट पक्ष से अधिक होता है तब भैया, बी। ठीक है। किस खाते का आय, उत्पादन और रोजगार पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है? वास्तविक खाता, पूंजी खाता, नाम मात्र खाता या चालू खाता? पूंजी खाता। ठीक। इस 80 नहीं है, इसको ध्यान रखना, 60 है ना। क्वेश्चन संख्या थोड़ा इधर उधर हो जाती है, आप सीरीज का कोई मतलब नहीं है, आप तो प्रश्न और उत्तर पर ध्यान दीजिए विशेष रूप से। है, पूंजी खाते के नाम पक्ष बनता है। पूंजी खाते के नाम पक्ष बनता है। पूंजी प्राप्तियां, पूंजी भुगतान, पूंजी शेष, या इनमें से कोई? पूंजी भुगतान। ठीक है, पूंजी भुगतान। ठीक। अगला देखते हैं, पूंजी खाते का क्रेडिट पक्ष बनता है। पूंजी खाते का क्रेडिट पक्ष बनता है। पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत भुगतान, पूंजी शेष, इनमें से कोई नहीं। तो ये बनेगा भाई हमारा क्या? ये बनेगा हमारा पूंजीगत प्राप्तियां। क्या बनेगा? पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से खाते के शेष में कौन से लेन देन दर्ज किए जाते हैं? स्वायत्त, मिलनसार, प्रतिप्रेरक, इनमें से कोई नहीं। लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से खाते के शेष में कौन सा लेन देन कर्ज नहीं किए जाते हैं, दर्ज किए जाते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना है इसका। ठीक है। स्वायत्त, मिलनसार, प्रतिप्रेरक, या इनमें से कोई नहीं? तो स्वायत्त। ठीक है ना, ओके। भुगतान संतुलन लेखा विवरण है लेखा वर्ष का, नया वर्ष का, व्यावसायिक वर्ष का, या उपरोक्त सभी का? तो 63 का आ लगाएंगे, लेखा वर्ष का, लेखा वर्ष का। ठीक है। तो नंबर कितने आए आप लोग नंबर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक लेसन नंबर 5 में, जिसका नाम है अभिप्रेरणा, अवधारणा, उद्देश्य, सिद्धांत एवं प्रेरक। ठीक है, तो बाय, सी यू, शब्बा खैर, टेक केयर, गुड डे।